गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार की क्लास में मैं शशि शर्मा। अब तक आप लोगों ने मापन एवं मूल्यांकन के विषय में पढ़ा। मापन क्या है, मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन की आवश्यकता, मूल्यांकन का महत्व, मापन मूल्यांकन में अंतर, मूल्यांकन के उद्देश्य इत्यादि। आज की क्लास में आप सब पढ़ेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के विषय में आप लोगों ने पढ़ा है। सतत मूल्यांकन वह मूल्यांकन होता है जिसमें जो मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है वो अधिगम के साथ लगातार चलती रहती है। इसमें लिखित, मौखिक व अन्य क्रियाकलाप के माध्यम से छात्रों के अनुभवों एवं व्यवहारों में होने वाले परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन होता रहता है। इसमें दिन प्रतिदिन मतलब रोज़ के जो मूल्यांकन होते हैं वो आ जाएंगे, मंथली जो टेस्ट होते हैं एंड 6 मंथली जो एग्ज़ाम होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें इस मूल्यांकन के अंतर्गत आती हैं। इस मूल्यांकन में हमेशा सुधार होता रहता है, मतलब यह मूल्यांकन सुधारात्मक दृष्टिकोण से होता है कि बच्चों में सुधार आए। अब व्यापक मूल्यांकन की बात करते हैं। व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों के ज्ञानात्मक, भावनात्मक और कौशलात्मक तीनों पक्षों का मूल्यांकन होता है, जबकि जो सतत मूल्यांकन होता है उसके अंतर्गत ज्ञानात्मक पक्ष का ज़्यादातर मूल्यांकन होता है। और व्यापक मूल्यांकन जो होता है वो वर्ष के अंत में होता है और व्यापक रूप से होता है। इसमें छात्रों के वृद्धि एवं विकास के शैक्षिक तथा सह-शैक्षिक दोनों ही पक्षों को शामिल किया जाता है। मतलब क्लासरूम के अलावा जो बच्चे बाहर खेल कूद करते हैं या फिर जो प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के कौशल करते हैं, ये सारी चीज़ों का जब मूल्यांकन होता है तो वह व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में एक जानने लायक और बात थी जिसको मैंने अलग से नोट के रूप में आपको बताया है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहते हैं और शॉर्ट में इसे CCE कहते हैं। यह भारत के सभी स्कूलों में लागू की गई नीति है जिसे 2009 में आरंभ किया गया था। इसकी आवश्यकता शिक्षा के अधिकार के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक हो गया था। यह मूल्यांकन प्रक्रिया राज्य सरकारों के परीक्षा बोर्डों तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शुरू की गई थी। इस पद्धति के द्वारा 6वीं से लेकर के 10वीं कक्षा तक के छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। मतलब वर्तमान समय में जो हाई स्कूल है और इंटर है, ठीक है, 6 से लेकर के 10 तक के छात्रों के मूल्यांकन के लिए तो लागू किया गया है, लेकिन कहीं कहीं CBSE बोर्ड में इंटर तक के बच्चों के लिए यह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया लागू की गई है। अब ये जानते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो लागू किया गया है वो किस उद्देश्य से लागू किया गया है। तो इसमें देखते हैं सारे पॉइंट्स। पहला पॉइंट इसमें यह है कि छात्रों की प्रगति के विषय में जानकारी प्राप्त करना। देखिए, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्र कितना सीखा है, कितना आगे बढ़ा है, उसकी प्रगति के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाती है। छात्रों की नियमित एवं बहुआयामी जांच करना। देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से छात्र का दिन प्रतिदिन और बहुआयामी मतलब किस क्षेत्र में छात्र किस प्रकार सीख रहा है, इन सब चीज़ों की जांच करना है। शिक्षण विधियों तथा परीक्षा प्रणाली में सुधार करना। देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन जब होता है तो उसमें यह पता चलता है कि जो हम जिन शिक्षण विधियों का प्रयोग करके हम क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं वह शिक्षण विधि कितनी उपयोगी है। परीक्षा प्रणाली, जिस परीक्षा प्रणाली से हम एग्ज़ाम ले रहे हैं, बच्चों का एग्ज़ाम करवा रहे हैं, वह ठीक है कि नहीं ठीक है। अगर नहीं ठीक है तो उसमें हम सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों का निदान तथा प्रभावी उपचार करना। मतलब क्लासरूम में जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें
कभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कभी बच्चों को समझ में नहीं आता, या फिर क्लास का वातावरण कुछ डिस्टर्ब होता है, या कोई शिक्षण विधि या कोई टॉपिक ऐसा है जो बच्चों को नहीं समझ में आता, तो मूल्यांकन के माध्यम से उन कठिनाइयों का निदान किया जाता है और उपचार किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के में बच्चों को यह अवसर प्रदान किया जाता है कि वह आत्म मूल्यांकन कर सकें, मतलब कि उन्होंने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, इसका अवसर बच्चों को प्रदान किया जाता है। निदान तथा उपचार के माध्यम से छात्रों की उपलब्धि में सुधार के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। मतलब छात्र के जो प्रॉब्लम्स हैं उसका निदान और उपचार के माध्यम से फिर छात्र की उपलब्धि में क्या क्या सुधार हुआ है, ये मूल्यांकन की प्रक्रिया के द्वारा ही संभव हो पाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है, और जो आवश्यकता के पॉइंट्स हैं वही कार्य के पॉइंट्स होते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है, या क्वेश्चन आता है कि सतत एवं मूल्यांकन के कार्य क्या हैं, तो आप इन्हीं बिंदुओं को मेंशन करिएगा एग्ज़ाम में। तो सबसे पहली जो आवश्यकता होती है वो शिक्षक को प्रभावी शिक्षण नीतियों को तैयार करने में सहायता प्रदान करता है। मतलब किन शिक्षण नीतियों से, किन शिक्षण विधियों से किस प्रकार से शिक्षक पढ़ाए ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीख सकें, और छात्रों की कमजोरियों का निदान करने में सहायता देता है। मतलब छात्र में जो प्रॉब्लम्स हैं, जिस विषय में वो कमज़ोर है, तो उसकी प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है, ये सारी प्रॉब्लम्स का निदान करना, मतलब उसकी खोज करना, ये मूल्यांकन के माध्यम से ही, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से ही संभव है। शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों में प्रगति पर जानकारी प्रदान करना, मतलब व्यापक और सतत मूल्यांकन के द्वारा शैक्षिक मतलब क्लासरूम में जो भी पढ़ाया जा रहा है और सह शैक्षिक जो करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, इनकी प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की सहायता से छात्र अपनी कमजोरियों को जान सकते हैं। जैसा मैंने इसके पहले बिंदु में भी बताया कि सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से बालक अपने बारे में मतलब सेल्फ असेसमेंट कर सकता है, अपने बारे में अपनी कमजोरियों को समझ सकता है, जिसको समय रहते वह सुधार कर लें। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के पहलू। आपने देखा होगा कि रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, दक्षता आधारित मूल्यांकन, ये तीनों मूल्यांकन के बारे में मैंने क्लास में आपको समझाया था। तो आइए देखते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के पहलू में सबसे पहला जो पहलू है वो रचनात्मक मूल्यांकन क्या है। रचनात्मक मूल्यांकन छात्रों में दक्षता के सुधार के लिए शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों को संशोधित करने में अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों द्वारा की जाने वाली औपचारिक तथा अनौपचारिक मूल्यांकन की प्रक्रियाओं की श्रृंखला है। मतलब इसमें रचनात्मक मूल्यांकन में सुधार करने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो इसको देखिए शॉर्ट में समझते हैं। जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है वो हमेशा रचना की दृष्टि से किया जाता है, मतलब कुछ नया बनाने की। जैसे कोई प्लान चल रहा है या कोई क्लास चल रही है या किसी नई शिक्षण विधि का हमने प्रयोग क्लास में किया, तो उसके लिए हम जो मूल्यांकन करेंगे वो रचनात्मक मूल्यांकन होगा, ताकि उस शिक्षण विधियों में जो भी समस्याएं आ रही हैं या फिर जो भी बाधाएं आ रही हैं उसका हम सुधार कर सकें। तो रचनात्मक मूल्यांकन का जो दृष्टिकोण होता है वो सुधारात्मक दृष्टिकोण होता है, रचनात्मक दृष्टिकोण होता है। रचना के दृष्टिकोण से यह मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट मूल्यांकन है योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन सेमेस्टर के अंत में या वर्ष के अंत में किया जाता है और इसमें यह देखा जाता है कि छात्र ने कितना अधिगम किया है। यह रचनात्मक मूल्यांकन का विरोधाभासी होता है। इसमें छात्र को सुधार या संशोधन का अवसर नहीं मिलता है। मतलब योगात्मक मूल्यांकन को आप ये समझ लीजिए कि आपका फाइनल एग्ज़ाम है। फाइनल एग्ज़ाम के बाद आपको सुधार का मौका नहीं मिलता है, या तो आप पास हैं या तो फेल हैं। मतलब यूनिट टेस्ट में तो आपको सुधार का मौका मिलता है कि चलिए यूनिट टेस्ट में आपके मार्क्स कम आ गए हैं या फिर आप फेल हैं, तो अगले एग्ज़ाम में आप पास हो सकते हैं। लेकिन जो योगात्मक मूल्यांकन होता है वो सुधारात्मक दृष्टिकोण से नहीं होता है, वो किसी चीज़ का फाइनल एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अब देखते हैं दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या है। दक्षता आधारित, दक्षता का मतलब किसी चीज़ में हमें कंप्लीटली हम सीख लें, सबको मैच्योर हो जाएं। ठीक है,
न्यूनतम अधिगम आकलन या विश्लेषण से लगाया जाता है। मतलब आपको जितना आना चाहिए वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसका जब मूल्यांकन किया जाता है वही दक्षता आधारित मूल्यांकन है। मतलब आप बीटीसी कर रहे हैं तो टीचर बनने के लिए आप कितने दक्ष हैं, ठीक, आपने न्यूनतम अधिगम आकलन किया है कि नहीं, न्यूनतम अधिगम आपने ग्रहण किया कि नहीं किया, इसका जो मूल्यांकन होता है वो दक्षता आधारित मूल्यांकन के माध्यम से होता है। दक्षता आधारित मूल्यांकन को सफल बनाने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। मतलब सतत और व्यापक मूल्यांकन के आधार पर यह देखा जाता है कि दक्षता आधारित मूल्यांकन हुआ है या नहीं हुआ है। इसको एक बार फिर से समझिए। मतलब छात्र को, जिस क्लास का छात्र है उस क्लास की कुछ न्यूनतम अहर्ताएँ होती हैं कि इतना इस बच्चे को आना ही चाहिए। अगर बालक उस न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त किया है तो वह दक्ष माना जाएगा, नहीं तो दक्ष नहीं माना जाएगा। ठीक, तो दक्षता आधारित मूल्यांकन के द्वारा न्यूनतम अधिगम आकलन या विश्लेषण किया जाता है। अब आते हैं सतत मूल्यांकन की रणनीतियों पे। मतलब सतत मूल्यांकन किन किन माध्यमों से किया जाता है, इसको मैंने क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताया है एक एक चीज़, यहाँ भी समझते हैं। देखिए, पहला होता है प्रोजेक्ट कार्य। समय समय पे आपको प्रोजेक्ट कार्य मिलते रहते हैं जिसको आप लोग पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, सीखते हैं। होमवर्क दिया जाता है जिसको हम हिंदी में प्रदत्त कार्य कहते हैं। ऑब्जर्वेशन के द्वारा मूल्यांकन होता है, युग्म मूल्यांकन होता है, भ्रमण के द्वारा मूल्यांकन होता है, और लिखित तथा मौखिक परीक्षाएं होती हैं। गतिविधियां एवं क्रियाकलाप के माध्यम से होता है। इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करिए, हम बता देंगे। अब आते हैं मूल्यांकन के नेक्स्ट टॉपिक पे, मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन के प्रकार में दो प्रकार के मूल्यांकन होते हैं, परिमाणात्मक मूल्यांकन और गुणात्मक मूल्यांकन। परिमाणात्मक जो मूल्यांकन होता है मुख्य रूप से अंकों में होता है। गुणात्मक मूल्यांकन जो होता है वह व्यवहार से संबंधित होता है। अब परिमाणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत सबसे पहला जो होता है वो होता है मौखिक परीक्षा, दूसरा है लिखित परीक्षा और तीसरा है प्रयोगात्मक परीक्षा। और गुणात्मक मूल्यांकन में जो है सबसे पहला है साक्षात्कार, जिसको हम इंटरव्यू भी कहते हैं, जांच सूची, प्रेक्षण, निर्धारण मापनी और प्रश्नावली। अब परिमाणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत पहला जो मूल्यांकन होता है वो मौखिक परीक्षा होता है। मौखिक परीक्षा में जो छात्र होते हैं उनसे कुछ प्रश्नों की श्रृंखलाएं मौखिक रूप से पूछी जाती हैं। मतलब उसमें एग्ज़ाम के साथ में आपने देखा होगा कि मौखिक परीक्षाएं होती हैं जिसमें सिलेबस से आपके विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका मौखिक रूप से आपको उत्तर देना होता है। और दूसरा जो होता है वो होता है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा जैसे फाइनल एग्ज़ाम आप लोग देते हैं, इसमें पेपर, पेन, कॉपी की ज़रूरत पड़ती है। तो लिखित परीक्षा में जो प्रश्नों का स्वरूप होता है वो होता है निबंधात्मक, लघु उत्तरीय एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एक चीज़ और आप लोगों को जानकारी देना चाहेंगे, जो परिमाणात्मक मूल्यांकन होता है वो अधिक विश्वसनीय एवं वैध होता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत आप मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रयोगात्मक परीक्षा देते हैं। और लिखित परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली जो परीक्षा है वर्तमान समय में वो लिखित परीक्षा है। इसमें विभिन्न प्रकार के कुछ प्रश्नों के माध्यम से छात्रों के निष्पादन का मूल्यांकन और आकलन किया जाता है। ठीक है, और लिखित परीक्षाएं 3 प्रकार की होती हैं। मतलब लिखित परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो 3 प्रकार के आते हैं। पहला होता है निबंधात्मक प्रश्न, दूसरा होता है लघु उत्तरीय प्रश्न और तीसरा होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब देखते हैं निबंधात्मक प्रश्न क्या है। देखिए, जो निबंधात्मक प्रश्न होता है इसमें जो प्रश्न दिए होते हैं उसमें अधिक से अधिक मतलब लिखने वाली सामग्री होती है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं। और इसके द्वारा बच्चों के चिंतन, सृजनात्मक क्षमता, आलोचनात्मक प्रवृत्ति, अभिव्यक्ति क्षमता, ज्ञान का तार्किक संश्लेषण, मूल्यांकन क्षमता आदि अनेक योग्यताओं का मापन निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, निबंधात्मक प्रश्न में ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में उत्तर देना होता है। फिर से समझिए इसको, निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें 200 से 250 से 500 तक शब्दों में उत्तर देना होता है।
और इस प्रकार के प्रश्नों की में मूल्यांकन विधियाँ, निबंध लिखिए, इस तरह की चीज़ें, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। और इसके द्वारा छात्रों के आलोचनात्मक चिंतन, सृजनात्मक क्षमता, अभिव्यक्ति क्षमता, ज्ञान का तार्किक विश्लेषण, मूल्यांकन क्षमता आदि अनेक योग्यताओं का मापन या मूल्यांकन किया जाता है। अब देखते हैं निबंधात्मक प्रश्नों में प्रश्नों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो निबंधात्मक प्रश्नों में मूल्यांकन संबंधी प्रश्न आते हैं। जैसे आपको दे दिया जाएगा कि कोई एक सिद्धांत है जिसका आप मूल्यांकन करिए, तो आप उसमें उसके गुण बताएंगे, दोष बताएंगे। और नेक्स्ट टाइप जो है वो आलोचनात्मक है। आलोचनात्मक कारण प्रभाव संबंधी प्रश्न। इसमें आलोचना करने के लिए प्रश्न रहेगा, कारण बताने का रहेगा, प्रभाव बताने का रहेगा। जैसे आप निबंध देखे हैं ना, निबंध में किसी चीज़ का आलोचनात्मक दृष्टिकोण से उत्तर लिखना या कारण और प्रभाव संबंधी प्रश्न होता है। विश्लेषण संबंधी प्रश्न, सिद्धांत एवं नियमों के प्रयोग संबंधी प्रश्न, रूपरेखा प्रस्तुत करने संबंधी प्रश्न, चर्चा करने संबंधी प्रश्न। समझ रहे हैं इसको? सिद्धांत जैसे आपको पूछ लिया जाएगा कि ये कोई सिद्धांत, पावलोव के सिद्धांत की चर्चा करिए, या फिर स्किनर के सिद्धांत की चर्चा करिए, व्यक्तित्व के सिद्धांतों की चर्चा करिए। इस प्रकार से प्रश्न दिए रहेंगे। और रूपरेखा संबंधी प्रश्न, मतलब कोई एक टॉपिक दे दिया जाएगा और उस पर एक रूपरेखा तैयार करिए। चर्चा करना, कोई एक बर्निंग टॉपिक, कोई एक ज्वलनशील मुद्दा दे दिया जाएगा जिस पे आपको चर्चा करने के लिए कहा जाएगा, तो उसमें चर्चा करने का मतलब उसमें पूरा आप अपनी तार्किक क्षमता, अपने ज्ञान, अपने बुद्धि, अपने संश्लेषण विश्लेषण का प्रयोग करके उसमें आप लिखेंगे कि क्या क्या इस बिंदु के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं इन सब टॉपिक से संबंधित। जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उनके अगर गुणों की बात करें तो ये सरल होते हैं, रचना की दृष्टि से सरल होते हैं, मूल्यांकन की दृष्टि से सरल होते हैं। इनका मतलब मूल्यांकन करना ईजी होता है। इसमें स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति बालक कर सकता है। इसमें भाषा शैली की विकास भी होता है, लेखन क्षमता का विकास होता है, और इसका जब निर्माण किया जाता है तो समय क्षमता की बचत होती है और नकल की संभावना इसमें कम रहती है। ठीक है। और अगर दोष की बात करें तो ये पूरे सिलेबस को कवर नहीं करता है। ठीक। और मूल्यांकन की दृष्टि से अधिक खर्चीला होता है, मतलब इसमें समय ज़्यादा लगता है मूल्यांकन करने में, लिखने में भी समय ज़्यादा लगता है। ये रटने पर अधिक बल देते हैं। ठीक। और सबसे बड़ी बात, जब इसका इवैल्यूएशन होता है, जब इसका मूल्यांकन होता है, तो उसमें जो मूल्यांकन करता है उसकी आत्मनिष्ठता का प्रभाव पड़ जाएगा। मूल्यांकन करता अगर उम्मीद करेगा कि हाँ हम और बच्चा बेहतर लिख सकता था, या उसका थोड़ा सा जैसे मानसिक स्वास्थ्य नहीं ठीक है, थोड़ा डिस्टर्ब है, गुस्से में है, तो उसका प्रभाव पड़ जाता है आपके मूल्यांकन पर। राइटिंग का प्रभाव पड़ता है। अगर आप अच्छे से जो है राइटिंग कम आपकी अच्छी है तो उस पर भी नंबर काट लिए जाते हैं, उसके भी उस पर भी मूल्यांकनकर्ता की आत्मनिष्ठता का प्रभाव पड़ता है। लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं वो उसमें छोटे क्वेश्चन होते हैं, जैसे एक लाइन में उत्तर देना या फिर 50 शब्दों में उत्तर देना। उसमें कुछ प्रश्न दिए रहेंगे जिसमें आपको सॉलिड उत्तर देना होता है। ठीक है। और ये पाठ्यक्रम का अधिक से अधिक भाग कवर कर लेते हैं जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। इसमें भाषा विकास का भी ज्ञान हो जाता है कि बच्चे के अंदर भाषा विकास कैसा है, लेखन क्षमता कैसा है, उसकी तार्किक क्षमता कैसा है, और इसमें समय की भी बचत हो जाती है। अब आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर। तो सबसे पहले जानते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न किसे कहते हैं। देखिए, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं इसमें एक शब्द में उत्तर देना होता है, मतलब समय की भी बचत होती है, आत्मनिष्ठता का भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। और इसमें जो निबंधात्मक प्रश्नों के दोष हैं उन दोषों को से बचने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण किया गया है। इसके संदर्भ में एक परिभाषा सीवी गुड की है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रायः एकांतर प्रत्युत्तर, बहुनिर्वाचन या रिक्त स्थान की पूर्ति वाले होते हैं। ठीक है। और उनमें सही उत्तरों की कुंजी के द्वारा उत्तर अंकित किए जाते हैं। अब देखिए, ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं वो बहुत विश्वसनीय होते हैं। ठीक। इनका मूल्यांकन करना भी सरल होता है, इसमें आत्मनिष्ठता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार में।
वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार में प्रत्यय स्मरण प्रश्न, जिसमें सरल प्रत्यय स्मरण और वाक्य पूर्ति वाले परीक्षण होते हैं। प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यय स्मरण मतलब रिकॉल, इसमें मतलब सेंटेंस दिया रहेगा, जैसे एक प्रश्न पूछ लिया कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। वाक्य पूर्ति परीक्षण या रिक्त स्थान परीक्षण भी इसमें कहते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म डैश 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 में हुआ था। ठीक है। और इसके बाद आता है प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान प्रश्न। प्रत्यभिज्ञान प्रश्न, जिसको पहचान संबंधी प्रश्न भी कहते हैं, इंग्लिश में रिकॉग्निशन टाइप क्वेश्चन कहते हैं। इसमें आ जाएगा आपका बहुविकल्पीय, मतलब एक साथ 4 विकल्प, 2 विकल्प दिए रहेंगे, जिसमें से आपको पहचान करना होगा प्रश्न के सही उत्तर का। एकांतर अनुक्रिया, इसमें आपको सही गलत टाइप का, जैसे भगवान श्री राम का जन्म कहाँ हुआ, भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ, सही या गलत। ठीक है। और इसके बाद समरूप या मिलान करो, मतलब एक जैसे जो हैं प्रश्न उनका मिलान करिए। मिलान करने वाले क्वेश्चन आपने खूब सॉल्व किए होंगे। वर्गीकरण करना, इसमें कुछ शब्द दिए रहेंगे, कुछ वस्तुओं के नाम दिए रहेंगे, जिनको एक निश्चित वर्ग में स्थानांतरित करना होगा। सादृश्य अनुभव, एक जैसी परिस्थिति